Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बीती रात अमिताभ बच्चन अपने परिवार के साथ लालबाग के राजा के दर्शन करने पहुंचे। अमिताभ बच्चन लालबाग की महाआरती में शामिल हुए। इस बीच पंडाल में काफी भीड़ थी और अमिताभ बच्चन ने आम लोगों के साथ ही गणेश आरती भी की। तो अमिताभ बच्चन अपने परिवार के साथ लालबाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंचे। ये गणपति उत्सव में इस पंडाल में काफ़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और विदेशों में भी ये काफ़ी लोकप्रिय है। लालबाग के राजा के दरबार में अमिताभ बच्चन ने मत्था टेका, परिवार के साथ शामिल हुए, साथ ही महाआरती भी उन्होंने की। मुंबई में गणपति उत्सव की धूम है और इस खास मौके पर हर कोई लालबाग के राजा के दर्शन करना चाहता है और ऐसे में स्टार्स भी पीछे नहीं हैं। अमिताभ बच्चन भी यहां पर पहुंचे और महाआरती में हिस्सा लिया। तेजाब हमले की शिकार शबनम रानी को सुरक्षा मिलेगी। 3 तलाक के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाली शबनम रानी पर हुए तेजाब हमले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को उन्हें सुरक्षा देने का निर्देश दिया। गुजरात के कच्छ में भारत पाकिस्तान सीमा के पास बीएसएफ ने एक संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। एसपी नेता अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की पार्टी समाजवादी सेक्युलर मोर्चा का झंडा जारी कर दिया गया, जिस पर मुलायम सिंह यादव की भी तस्वीर लगी हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली एनएसयूआई की एक याचिका पर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र को नोटिस भेजा। अक्षय कुमार ने पीएम मोदी को उनके 68वें जन्मदिन पर एक वीडियो मैसेज के जरिए बधाई दी। पिछले 1 साल में उन्होंने ऐसे कुछ मुद्दे, कुछ कॉजेज जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, उनमें अपना सपोर्ट दिया, अपना आशीर्वाद दिया। सर, आपको ढेर सारा धन्यवाद और एक बार फिर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशिंग यू गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। 3 देशों के विदेश दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने माल्टा में रह रहे भारतीय समुदाय को संबोधित किया। असम में हिज्ब के कुछ संदिग्ध आतंकियों के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने राज्य में हिज्ब के नेटवर्क का पता लगाने के लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया। बिहार के नवादा में कुछ लोगों पर एक महिला से छेड़छाड़ के आरोपी की पिटाई और बाल काटकर उसे गांव में घुमाने का इल्जाम लगा। जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के नतीजों के बाद भी सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। लेफ्ट और एबीवीपी के समर्थकों ने एक दूसरे पर चुनावी नतीजों के बाद हमला करने का आरोप लगाया, जिससे जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें साफ दिखा कि जेएनयू के झेलम हॉस्टल के बाहर एक छात्र पर भीड़ में शामिल एक लड़के ने प्लास्टिक की बोतल उछाल दी, जो उसके सिर पर जा लगी, जबकि उसी वक्त दूसरे लड़के ने उसे थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद वहां मौजूद दूसरे छात्र इस मामले में बीच बचाव करने लगे। इस बीच भीड़ की नजर एक दूसरे छात्र पर पड़ी, जो अपने मोबाइल फोन पर पूरे मामले का वीडियो बना रहा था, जिससे नाराज होकर हंगामा कर रहे लड़कों का गुट उस छात्र को धमकाने लगा। हालांकि रिकॉर्डिंग बंद न होने पर भीड़ में शामिल एक लड़का मोबाइल पकड़े छात्र की तरफ लपका और रिकॉर्डिंग रुकवा दी। लेफ्ट के छात्रों का आरोप है कि मोबाइल छीनने वाले एबीवीपी के नेता सौरभ शर्मा थे, जो जेएनयू छात्र संघ की 4 सीटों पर लेफ्ट के उम्मीदवारों की जीत से नाराज थे, जिन पर लेफ्ट समर्थकों की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम का भी रास्ता रोकने का आरोप लगा। जेएनयू छात्र संघ के नए अध्यक्ष बने एन साई बालाजी ने भी एबीवीपी नेता पर उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। जब मैं कंप्लेंट दर्ज करने जाता हूं, सौरभ शर्मा मुझे बोलता है तुम हमसे पीछा नहीं छुड़ा सकते हो, तुम पुलिस स्टेशन के बाहर आओ, तुमको यही खत्म करेंगे। लेकिन एबीवीपी के नेता सौरभ शर्मा ने एन साई बालाजी के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 3 बजे रात हमारे कार्यकर्ता जो चोटिल पहले से है, उसके रूम में आके ये खुद पर अटैक किए हैं। एबीवीपी ने लेफ्ट समर्थकों पर ही कैंपस का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। जेएनयू में छात्र संघ चुनाव को लेकर हुई मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने 5 एफआईआर दर्ज की। इसमें से 2 छेड़छाड़ की है, जबकि बाकी 3 मारपीट की है। जेएनयू में मारपीट की घटना के बाद 250 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जेएनयू में एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र नेताओं ने एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए। जेएनयू में मतगणना के दिन भी मारपीट हुई थी। देश के 3 बड़े शहरों को जोड़ने वाले दिल्ली, मुंबई और मुंबई चेन्नई नेशनल हाईवे पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे का करीब 30% हिस्सा कार, बस और ट्रकों के लिए सुरक्षित नहीं है।
जबकि मुंबई चेन्नई नेशनल हाईवे का करीब आधा हिस्सा गाड़ियों के लिए महफूज नहीं है। चौंकाने वाली जानकारी वर्ल्ड बैंक और NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सर्वे में सामने आई। सर्वे में दावा किया गया है कि दोनों नेशनल हाईवे के खतरे वाले हिस्सों पर मोटरसाइकिल, साइकिल और पैदल चलने वालों के लिए किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। सर्वे के मुताबिक 5400 किलोमीटर लंबे इन दोनों हाईवे के 61% हिस्से को 5 से 3 स्टार के बीच रेटिंग दी गई है, यानी ये हिस्से सुरक्षित माने जा सकते हैं। जबकि दोनों हाईवे के 39% हिस्से को 2 या 1 स्टार रेटिंग मिली है, यानी ये हिस्से गाड़ियों के लिए सुरक्षित नहीं है। सर्वे में दोनों नेशनल हाईवे पर मौजूद खतरनाक मोड़ और चौराहों को हादसे की बड़ी वजह बताया गया है। जम्मू में पाकिस्तान सीमा पर देश की पहली स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम को शुरुआत करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि सिस्टम के बाद घुसपैठ नहीं की जा सकेगी और अगर घुसपैठ की कोशिश होगी तो उसे तुरंत सुरक्षा बल मार गिराएंगे। गृह मंत्री ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा और घुसपैठ रोकना पहली प्राथमिकता है, इसलिए फेंसिंग सिस्टम लगाने का फैसला किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी हमारे साथ स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम के बारे में हम इनसे बात करते हैं। सर, भारत की आंतरिक सुरक्षा को किस तरीके से नया आयाम मिलेगा? देखो, देश की सीमाएं सुरक्षित रहनी चाहिए। भारत बहुत बड़ा देश है और लगभग 15,000 किलोमीटर से अधिक यहाँ की लैंड बाउंड्री है। 7,500 किलोमीटर के आसपास की यहाँ की कोस्ट लाइन है। वैसे सीमाओं को सुरक्षित रखने की दृष्टि से बराबर चौकसी बरती जाती रही है। हमारे सुरक्षा के जवान, सेना के जवान, ये सभी लोग मिलजुल कर करते हैं इस काम को। लेकिन अब तक फिजिकल बैरियर्स के माध्यम से यह काम होता था। नहीं, फेंसिंग होती थी, पेट्रोलिंग होती थी, BOPs होते थे, यह सब सारे सिस्टम थे। लेकिन हम लोगों ने फैसला किया कि जवानों की तो कैजुअल्टी कभी कभी वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है, उसको कम किया जा सके। और चाहे अंधेरा हो, धुंध हो अथवा जिस प्रकार की भी स्थिति हो, बेहतर तरीके से बॉर्डर की सिक्योरिटी हो सके, इस दृष्टि से एक नया सिस्टम, एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। जिस प्रकार से इजराइल में था, कुछ मिलता जुलता उसी सर, इलाबोरेट प्लान बनाया गया था, तो क्या ये डेडलाइन पे काम कर रहा है? सर नहीं, बिल्कुल काम करेगा, इसमें संदेह आपको नहीं करना चाहिए। अभी आपको दिखाया जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने कहा ये पायलट प्रोजेक्ट है। सर, एक अंतिम सवाल, घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या है, तो किस तरीके से, चाहे कश्मीर में हो, चाहे यहाँ हो, चाहे देश के अन्य हिस्सों में, कैसे घुसपैठ स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम काबू पाएगी? नहीं, स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम से काबू इसलिए, जो ही एंट्री होगी किसी की, तुरंत जो है यहाँ पर जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसकी जानकारी हो जाएगी और वहाँ पर जो मौजूद हमारे जो फोर्सेज होंगी वह तुरंत उनको ग्रिप में लेंगे। दिल्ली में प्रीत विहार के एक मंदिर में कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर हवन किया। वहां जुटे पीएम के समर्थकों ने उनके 68वें जन्मदिन पर उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की, जिसके लिए लोगों ने मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद हवन किया। हवन के दौरान पीएम के समर्थकों ने हाथों में उनकी अलग अलग तस्वीरें ले रखी थी। इन तस्वीरों में नरेंद्र मोदी के बचपन से लेकर उनकी मां हीराबेन के उनको मिठाई खिलाने तक की तस्वीरें शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर आप देख सकते हैं हवन यहाँ पर चल रहा है। तमाम जो लोग हैं वो इस हवन में सम्मिलित हो रहे हैं। हवन पूजन के बाद समर्थकों ने छोटे बच्चों को प्रसाद भी बांटा। पीएम के समर्थकों ने उनकी लंबी उम्र की कामना की और अगले 10 साल तक नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर देखने की इच्छा जाहिर की। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी पूरी धूमधाम के साथ पीएम का जन्मदिन मनाया और प्रधानमंत्री की तस्वीर को लड्डू का स्वाद चखाने के बाद महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ढोल मंजीरे की धुन पर जमकर डांस किया। साथ ही फिल्मी गाने के साथ पीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के लिए चलाई गई योजनाओं के लिए भी पीएम की तारीफ की। सबसे ज्यादा महिलाओं का ध्यान रखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ध्यान रखा है, उनको रोजगार के लिए चिंता की है। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं और मेरी पूरी टीम आपकी दीर्घ आयु की प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश और दुनिया की तमाम हस्तियों ने ट्वीट कर उनको शुभकामनाएं दी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा फरार हो गया है। रुड़की रोड पर जांच के समय जब पुलिस ने मोटरसाइकिल पर आ रहे बदमाशों को रोका तो उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। इस मुठभेड़ में पुलिस का एक सिपाही घायल हो गया है। दो बदमाश एक मोटरसाइकिल पर आते हुए
संदिग्ध अवस्था में प्रतीत हुए, जिसे देख के उन्हें रोकने का प्रयास किया। वो रुके नहीं बल्कि पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागे। फिर इन्हें घेरा गया, आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, लेकिन इनके द्वारा पुनः पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई। एक बदमाश के गोली लगी, दूसरा भाग गया है, जिसकी कॉम्बिंग चल रही है। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल से निपटने के लिए भारत और फ्रांस ने साथ मिलकर समुद्र की निगरानी करने की योजना बनाई है। एक हिंदी अखबार में छपी खबर के मुताबिक हिंद महासागर में होने वाली हलचल पर नजर रखने के लिए भारत और फ्रांस 8 से 10 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। भारत और फ्रांस के वैज्ञानिकों के मुताबिक ये मिशन अगले 5 साल में पूरा होने की उम्मीद है। इस मिशन पर इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES यानी द नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों एजेंसियां फिलहाल इंफ्रारेड की मदद से धरती की निगरानी करने के लिए त्रिशा और ओशनसैट 3 एग्रो मिशन पर काम कर रहे हैं। समुद्र की निगरानी के अलावा फ्रांस भारत के मार्स और सैटर्न मिशन में भी मदद करेगा।